हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के जितने भी छात्र इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एग्ज़ाम देने से पहले साइंस के एनसीईआरटी बुक से हम आपसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाले हैं। और लाइव में भी हम आपको बोले थे कि सुबह में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे साइंस के, जिसमें से आपको 45 का सही उत्तर देना है। जो 45 का उत्तर देगा वही विनर बनेगा। और यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। और यही सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 18 फरवरी के दिन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ये VVI है, तो आप इसे याद ना बल्कि टेस्ट भी दे दीजिए, याद भी कर लीजिएगा। और जिन छात्रों को याद नहीं होगा, जिन छात्रों को याद होगा उसका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का बिना टाइम को मैं स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखना ईमानदारी से कि 50 में क्या मेरा 45 सही हो पाता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी छात्र 50 में 45 जरूर इसमें कामयाब होंगे। ठीक है, 50 में 45 आंसर देने में कामयाबी मिलेगी उन लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के जो ऊष्मीय प्रभाव होता है ना, ऊष्मीय प्रभाव पर ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आंसर पहला का A नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देख यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से डिस्च धारा प्राप्त होती है। आंसर दूसरा का भी A नंबर का डिस्च धारा यानी कि डायरेक्ट करंट, DC डायरेक्ट करंट। ऐसे DC यानी कि डायरेक्ट करंट, डिस्च को DC से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या होगा आपका दूसरा का भी A नंबर होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी ये कहिए या फिर हजामत कहिए। दाढ़ी यानी कि हजामत, तो दाढ़ी यानी कि हजामत बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीन का भी आंसर आपका यही मिलेगा, दाढ़ी यानी कि हजामत बनाने में अवतल दर्पण, क्योंकि वहाँ पर आपका जो प्रतिबिंब है ना वो बड़ा दिखाई देता है, इसीलिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखते हैं चाहते होंगे बाल वाल कटवाने, तो वहाँ पर आपके सामने अवतल दर्पण का उपयोग ही होता है। ठीक है, अब जरा अगला क्वेश्चन देखिए, विभवांतर का SI मात्रक क्या है। आपको 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है। तो याद रखना विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। 4 का भी आंसर यही मिला। विभवांतर का आंसर क्या होता है, SI मात्रक वोल्ट होता है। और हम लोग इसे कैपिटल V से सूचित करते हैं। किससे, कैपिटल V से सूचित करते हैं। याद रखना विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है और इसे कैपिटल V से सूचित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। याद रखना प्रकाश के अपवर्तन के मात्र 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के मात्र 2 नियम होते हैं, सभी छात्र याद कर लेना। अगला क्वेश्चन एक वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है, 1 जूल पर कूलम कहलाता है। 1 जूल पर कूलम कहलाता है ना, तो आंसर क्या होगा आपका B नंबर वाला हो जाएगा। 1 जूल पर कूलम कहलाता है, पर कूलम। ठीक है, याद रखना 1 जूल पर कूलम कहलाता है 1 वोल्ट। ठीक है, याद रखना। परिभाषा पूछे तो बता देना। 1 जूल तथा एक जूल पर तथा कूलम के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन देखिए, श्वसन एक ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होता है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर का ही क्वेश्चन है। श्वसन एक ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। याद रखना 6वां नंबर का आंसर आपका C नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी के जो उदग्र स्तंभ होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, ये जो ऐसे होता है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल जो होता है ना, वर्टिकल, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और आपके एग्जाम में वर्टिकल पेपर मिलेगा, हॉरिजॉन्टली मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में पेपर हॉरिजॉन्टली मिलेगा, वर्टिकली नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपका है, पीतल है। तो पीतल तो एक मिश्र धातु होता है। पीतल क्या होता है, पीतल एक मिश्र धातु होता है। आंसर आपका क्या होगा, C नंबर होगा। पीतल एक मिश्र धातु होता है। 8 का आंसर C नंबर होगा। पीतल एक मिश्र धातु होता है। 9 नंबर प्रश्न आया है कि अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है। तो याद रखना अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। अगर क्षारीय विलयन का पूछे ना, तब आप लोग 7 से अधिक बताइएगा। और उदासीन विलयन का मान पूछे तो 7 बताना सिर्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो डार्विन होगा, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर आपका 10 का A नंबर होगा। ठीक है, 10 का आंसर क्या होगा, A नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर।
11 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। अब बताइए क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो आंसर हम देंगे ग्रीन, यानी कि ए नंबर पर। क्या देंगे? ए नंबर पर ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन, यानी कि ऐसे इंग्लिश में भी लिखते हैं ग्रीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में काफ़ी छात्र फंस जाते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं? एक बात हमेशा याद रखना, डेंगू जो है ना वो दिन में ही मनुष्य को काटते हैं। हम लोगों को डेंगू दिन में ही काटते हैं, रात में नहीं काटते हैं। इसलिए याद रखना, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं ना वो साफ जल से पैदा होते हैं, साफ जल से। और गंदा जल में मलेरिया उत्पन्न करने वाले पैदा होते हैं, और साफ जल में डेंगू उत्पन्न करने वाले पैदा होते हैं। आप लोग याद कर लेना, कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम तो एक निष्क्रिय तत्व होता है, और निष्क्रिय तो दिया नहीं है, लेकिन निष्क्रिय के एक और नाम देते हैं, उसको अक्रिय बोलते हैं। सक्रिय नहीं बल्कि अक्रिय बोलते हैं। तो अक्रिय हो जाएगा, हीलियम एक अक्रिय तत्व हो जाएगा, ठीक है। हीलियम क्या हो जाएगा? एक अक्रिय तत्व हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ पर आगे आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? मुख्य रूप से अम्लीय होते हैं, या फिर क्षारीय, या फिर अक्रिय गैस, या फिर मिश्र धातु। तो याद रखना वो क्षारीय होते हैं, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर वाला क्षारीय होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मेडली के आवर्त नियम के अनुसार, मेडली के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। तो परमाणु भार ऑप्शन में तो नहीं है, तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। आंसर याद रखिएगा, बी नंबर 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर वहाँ पर मेडलीव का था ना। अब यहाँ पर आगे आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक, यानी कि परमाणु क्रमांक नहीं है ना, तो परमाणु संख्या हो जाएगा। इसका भी आंसर बी नंबर ही मिलेगा। परमाणु क्रमांक दिया है ना, तो परमाणु क्रमांक पर ही आप लोग टिक लगा दीजिए, बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो याद रखना, बॉक्साइट जो होता है ना वो एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क होता है। एल्युमिनियम कहे तो संकेत क्या होगा? एल होगा। एल्युमिनियम बोले संकेत तो एल होगा। एल धातु का, यानी कि एल्युमिनियम धातु का बॉक्साइट मुख्य एक अयस्क होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है। बताइए एक अधातु। सबसे पहले याद रखिए, ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट एक अधातु होता है। ग्रेफाइट अधातु है ना, ग्रेफाइट होता है या फिर क्या होता है? हीरा होता है। तो ग्रेफाइट एक अधातु होता है, और ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक हो जाएगा। याद रखिएगा, ए नंबर वाला का ग्रेफाइट क्या होगा? ग्रेफाइट होगा, ठीक है। सबसे कठोर तत्व हीरा होता है, पता है ना आपको, सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। और सुचालक पूछा जा रहा है तो ग्रेफाइट पर टिक लगाएंगे। वो कार्बन का अप्रूफ होता है, हीरा भी कार्बन का ही अप्रूफ होता है। अब देखो, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि कहलाती है। यहाँ पर जिंक होना चाहिए ना, जिंक, ऐसे जिंक, लेकिन जिंक ने जंक लिखा गया, तो जंक तो होगा लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? यशद लेपन, यानी कि गैल्वेनीकरण, ठीक है। यशद लेपन यानी कि गैल्वेनीकरण। आंसर ए नंबर होगा 19 का। 20 नंबर है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में कौन, वहाँ पर पूछा था कन्फ्यूज़ करके आपको, कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। तो वहाँ पर दो न था, हीरा भी था और ग्रेफाइट भी था, और दोनों वो कार्बन का प्रूफ होता है, इसलिए कन्फ्यूज़न करके आपसे पूछा था। तो यहाँ पर आपका ग्रेफाइट ही होगा, क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और यह नहीं पूछा जा रहा है कि धातु की अधातु, सिर्फ पूछा जा रहा है कि कौन विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक धातु जिसे चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं। ऐसे में दोस्तों 3-4 ऐसे तत्व होते हैं जिससे आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, इन सभी को आप आसानी से मतलब कि चाकू से काट सकते हैं। ये क्योंकि ये काफ़ी मुलायम होते हैं। देखिए इनमें से कोई है, हाँ, यहाँ पर तो है, डी नंबर में सोडियम तो दिया है, तो आप लोग सोडियम पर टिक लगा दीजिए। सोडियम को भी, पोटेशियम को भी, लिथियम को भी, अगर जो भी ऑप्शन में रहे आप उस पर टिक लगा दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सभी ऑप्शन में रहेगा, कोई एक रहेगा ऑप्शन में, ठीक है।
तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन एक धातु जो विद्युत और उष्मा की सबसे चालक होती है, सबसे अच्छी चालक है। क्या गजब का क्वेश्चन पूछा है। तो Hg आप लोग समझते हो ना, चांदी को Hg सूचित कर Hg सूचित करते हैं, ठीक है, Hg से शायद में। तो देखो आंसर आपका चांदी होगा। क्या होगा? चांदी होगा, क्योंकि एक धातु जो विद्युत और उष्मा दोनों का सबसे अच्छा चालक कहलाता है चांदी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं? यह क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, 2 नंबर के लिए भी यह क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्यों? ठीक है, तो आंसर तो बता ही दिए, सोडियम को रखा जाता है, ठीक है। सोडियम जिसका संकेत Na होता है, जिसका संकेत क्या होता है? Na होता है। याद रखना, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? याद रखना, कौन सा ऐसा धातु है जिस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ज़्यादा देखे होंगे आप लोग के गले में, या फिर आप लोग के हाथ में या फिर मतलब कि आप लोग के पास सोने का कुछ न कुछ होता ही होगा, माला होता होगा या फिर चैन, ठीक है, ये सभी आप लोग रखते होंगे, क्योंकि सोना पर ना वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा नहीं बल्कि पड़ता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए सोना का जो भाव है वो सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग सोना पर ही टिक लगाइएगा, क्योंकि इस पर वायु का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये वायु के साथ अभिक्रिया मतलब कि ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, ठीक है, याद रखिएगा सोना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ गया, सोना से गाना याद आया, ठीक है, सॉन्ग। अब देखो एक क्वेश्चन है 25 नंबर, सबसे अधिक आघातवर्ध और तन्य धातु है। सबसे अधिक आघातवर्ध और तन्य धातु क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोना है, और चांदी को Ag से करते हैं, Ag से, और Au सोना हो गया, Ag चांदी, सोडियम Na पोटेशियम। तो देखो इसका आंसर आप लोग सोना पर देना, क्योंकि सोना को आप लोग ज़्यादा तन्य बना सकते हैं पीट कर, यानी कि सबसे तन्य होने वाला धातु कौन है? तो सोना ही है। सोना बहुत ही तन्य होता है, इसको बार बार पीट, काफ़ी लंबा हम लोग खींच सकते हैं इसे पीट कर। उसके बाद से चांदी हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ये सभी को, लेकिन सबसे ज़्यादा सोना ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो याद रखना, हेमाटाइट जो होता है ना, वो मतलब कि लोहा का अयस्क होता है। लोहा यानी कि उसका संकेत Fe होता है, और इसका मुख्य 2 अयस्क होता है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। और इसका संकेत क्या होता है? लोहा का संकेत 26 होता है, यह भी याद रखना, यह भी पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है? लोहे का, टंगस्टन का, तांबे का, सोने का। तो ये तो आंसर हम देंगे बी नंबर पर, क्योंकि टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ना, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर प्रश्न है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? अगर अधातु के बारे में बात करें तो हम लोग किस पर? ब्रोमीन पर टिक लगाएंगे, Br ब्रोमीन पर टिक लगाएंगे, ठीक है। अगर अधातु के बारे में बात करें, तब धातु के बारे में बात करेंगे तो उसका आंसर दूसरा ही हो जाएगा। अब देखो लोहे का प्रमुख अयस्क आपको बताना है। तो लोहे का प्रमुख अयस्क क्या होता है? लोहे का देखिए तो हेमाटाइट, हाँ यहाँ पर दिया तो है हेमाटाइट अगर मैग्नेटाइट 2 लोहा का अयस्क होता है, तो हेमाटाइट C नंबर में दिया, तो C नंबर पर टिक लगा दीजिए आप लोग। अब देखो यहाँ पर आ गया 30 नंबर क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का नाम। अब यहाँ पर धातु का नाम पूछा है, वहाँ पर अधातु पूछा था तो ब्रोमीन बताए थे, और धातु पूछा है तो ब्रोमीन ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आप लोग पारा पर टिक लगेगा। हो सकता है कि यहाँ पर दोस्तों सोडियम की जगह पर ब्रोमीन भी दे दे, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, अधातु के लिए ब्रोमीन लगाइएगा और धातु के लिए पारा लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो याद रखना, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वो ऋणात्मक होती है, और अवतल लेंस में भी उसका फोकस दूरी ऋणात्मक ही होगा। लेंस और दर्पण दोनों में उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ही होगी, जबकि उत्तल में दोनों में प्लस होता है, ठीक है, और समतल दर्पण में तो इनफाइनाइट हो जाएगा फोकस दूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका,
फोकस दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? तो यहाँ पर देखिए f बराबर r/2 देखिए, तो बी नंबर में आपको मिलेगा f बराबर r/2। तो आप बी नंबर पर टिक लगाओ, f बराबर r/2 होता है। क्या होता है? r/2 होता है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वो न्यूमेरिकल यानी कि 2 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाता है इस पर। ऑब्जेक्टिव में भी इस पर पूछा जाता है और साथ में इसका संबंध भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, यानी कि 3-4 नंबर से इसी एक प्रश्न से आपका कल्याण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी कि न्यूनतम दूरी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर अच्छे से देखना, यहाँ पर बी नंबर में मिल दिया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आपको बी नंबर में मिल जाएगा। तो आप लोग 25 सेंटीमीटर पर ही टिक लगाइएगा, दूसरे पर टिक मत लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम कौन सा झुकता है? देखो हम बता देते हैं, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा ना, अधिक होगा वो कम झुकेगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा वो अधिक झुकेगा। तो सबसे ज़्यादा तो हमें लगता है कि लाल का होता है, लाल का, तो इसका झुकाव कम होगा। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है ना, इसलिए इसका झुकाव कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग जो है ना, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला प्रतीत होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन, इस पर आधारित हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता चुके हैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? आपको बताना है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो याद रखें, अवतल दर्पण से ना वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना, वो काफ़ी बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण याद रखिएगा, बी नंबर वाला। कौन सा? बी नंबर वाला याद रखिएगा। अवतल दर्पण से किस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, ठीक है, बनता है। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया आपका, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि यानी कि नज़दीक वस्तुओं को देखने के लिए ठीक किया जाता है। तो देखो अवतल लेंस होगा, नज़दीक वाले में अवतल होगा और दूर वाले में उत्तल होगा। ठीक है, याद रखिएगा अवतल उत्तल में फ़र्क। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? यानी किस लेंस को आप अपसारी लेंस भी कहेंगे? तो याद रखना, अवतल को कहेंगे ना, अवतल को अपसारी कहेंगे और उत्तल को अभिसारी कहेंगे। उत्तल को अभिसारी, अवतल को अपसारी। तो अपसारी यानी कि अवतल पर टिक लगाएंगे ए नंबर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया सबसे कठोर तत्व। तो सबसे कठोर तत्व का नाम हम आपको बता ही थे। सबसे कठोर तत्व क्या होता है? कार्बन होता है। नाम तो बता ही चुके हैं कि सबसे कठोर तत्व कार्बन होता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कार्बन क्या है? तो आप तो बता ही सकते हैं कार्बन क्या है। कार्बन 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है। कार्बन एक अधातु होता है। कार्बन जिसका संकेत क्या होता है? सी होता है। तो कार्बन एक अधातु होता है। अधातु यानी कि बी नंबर पर टिक लगाएंगे ना। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है और उसमें संबंध आपको पता है f बराबर r/2। तो उसकी फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी ना होती है। तो आप लोग आधी पर टिक लगाओ ना, आधी पर। किस पर? आधी पर टिक लगाओ। ठीक है, ठीक है, भाभी घर वाली में आधी होती है, तो उसी तरह यह भी मतलब कि आधी पर टिक लगाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। देखो लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है ना, लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के कारण बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब आपके घर में तार फ्यूज़ वगैरह होता है तो उस समय धारा का मान अधिक होने के कारण ही तार फ्यूज़ वगैरह हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न को अच्छे तरीके से देखिएगा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो देखो विद्युत मोटर जो है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनेमो और जनित्र जो होता है, डायनेमो कहिए या फिर जनित्र कहिए, वो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। लेकिन ये विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा और डायनेमो या जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। उसमें यही फर्क है। आप लोग इस पर बी नंबर वाले पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो एक साधारण जो प्रिज्म होता है ना, वो 5 सतहों से घिरा रहता है। कितने? 5 सतहों से घिरा रहता है। एक साधारण प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। सभी लोग याद कर लेना, 5 सतह होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी है? उभयलिंगी जंतु कौन है? तो केंचुआ हो जाएगा। डी नंबर क्या होगा? केंचुआ। केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु होता है। डी नंबर होगा 45 का। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, परागकोश में होते हैं तो परागकोश में परागकण होते हैं, क्या होते हैं? परागकण होते हैं। आंसर क्या होगा आपका? डी नंबर वाला आंसर देखिए तो ध्यान से, डी नंबर वाला आपका आंसर होगा परागकण। क्या होगा? परागकण होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? क्रोमोसोम मनुष्य में कितने जोड़े होते हैं? सभी लोग ना आंसर देते हैं कि सर 23 होगा, 23 जोड़े। तो हम भी 23 जोड़े पर ही आंसर देंगे, टिक लगाएंगे, क्योंकि मनुष्य में क्रोमोसोम 23 जोड़े पाए जाते हैं। कितने जोड़े? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? यानी कि शॉर्टकट में कहिए हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 होता है, यानी कि सिंपल में 7 से 7.8 के बीच ही हमारे शरीर का पीएच मान कार्य करता है। याद रखिएगा डी नंबर। जबकि अगला प्रश्न, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कॉर्निया का बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ पर? तो कॉर्निया का बाहरी पृष्ठ पर होता है। आंसर आप ए नंबर पर टिक लगाइएगा, कॉर्निया का बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक है। आंसर किस पर? ए नंबर वाले पर टिक लगाइएगा। अगला प्रश्न आपका है 50 नंबर। 50 नंबर और अंतिम प्रश्न है कि निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो आपका दोनों का दोनों स्मॉल टिक हो जाएगा, यानी कि सी नंबर वाला, ठीक है। अब आप लोग ईमानदारी से पहले वीडियो को लाइक करिए और ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि 50 में से आपका कितना सही हुआ, ठीक है। और 50 में से कितना सही हुआ ईमानदारी से बताइएगा। 45 तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम 50 छात्र आएंगे 45 में, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट करके हमें संदेश पहुँचाइएगा और शाम को एक बार फिर से आप लोग लाइव जुड़ जाइएगा स्टार वाले सेंटर पर, स्टार सेंटर वाले चैनल पर। सेकंड चैनल का नाम है वो, और सेकंड चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर डेली क्लास शाम 6 बजे से 8 बजे तक चलता है और सुबह में 5:30 बजे। तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए सेकंड चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।